तो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से, ठीक है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ की कंपोनेंट्स है, क्या क्या हैं, कैसे कैसे हैं, उसको हम देखेंगे थ्रू आउट द कोर्स। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है। एक मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट और एक डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो दोनों के बारे में जो की पॉइंटर्स है जो ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट में बेसिकली दो हाइपोथेसिस फेमस हुई, ठीक है। कौन कौन सी? एक तो इमैनुअल कांट का गैसियस हाइपोथेसिस और दूसरा जो है पियरे साइमन लेप्लास का नेबुलर हाइपोथेसिस। बेसिकली ये हाइपोथेसिस ये है कि वर्ल्ड कैसे बना, ठीक है, हाउ दिस वर्ल्ड ओरिजिनेटेड। तो उसमें मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट जो आता है, मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट में दो थियरी फेमस हुई। एक तो मैनुअल कांट की हुई, इमैनुअल कांट की। इमैनुअल कांट साहब ने बोला कि उनका गैसियस हाइपोथेसिस फेमस हुआ, ठीक है। और पियरे साइमन लेप्लास का नेबुलर हाइपोथेसिस फेमस हुआ, ठीक है। ये मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट। ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट में बेसिकली तीन हाइपोथेसिस फेमस हुई जिनके बारे में हम देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है कि कैम्बरलिन एंड मोल्स्टन पैलिनिस्टिज्म प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो कैम्बरलिन एंड मोल्टन प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस, ठीक है। कैम्बरलिन एंड प्लैनेटिसम हाइपोथेसिस, एक बार याद रखना, कैम्बरलिन एंड प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस। दूसरा है हमारा जेम्स जीन्स एंड जेफरी टाइडल हाइपोथेसिस, जेम्स जीन्स एंड जेफरीज टाइडल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट आता है हमारा एच.एन. रूसेल एंड लिटिलटन बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, ठीक है। तो एक तो बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, एक टाइडल हाइपोथेसिस और एक प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस, ठीक है। दिया कौन? बाइनरी हाइपोथेसिस दिया एच.एस. रसेल एंड लिटलटन ने, और टाइडल हाइपोथेसिस दिया जेम्स जीन्स एंड जेफरी ने, ठीक है। और प्लैनेटिसिमल थियरी कौन दिया? कैम्बरलिन एंड मोल्टन ने, ठीक है। ये कौन से कॉन्सेप्ट के अंदर फॉल करती हैं? तो ये ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट के अंदर फॉल करती हैं, ठीक है। तो हमने मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट और ड्यूलिस्टिक कॉन्सेप्ट दोनों की जो फेमस थियरी उनके बारे में देख लिया, याद रखना आप। नेक्स्ट देखते हैं हम गैलेक्सी एंड स्टार्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। तो हमारी गैलेक्सी को आकाशगंगा या मिल्की वे भी बोला जाता है। याद रखना, गैलेक्सी को क्या बोला जाता है? आकाशगंगा या मिल्की वे भी बोला जाता है। शेप ऑफ गैलेक्सीज एज वेरीज। शेप ऑफ जो बेसिकली गैलेक्सीज का जो शेप होता है वो वेरी करता है। क्या क्या हो सकता है? या तो स्पाइरल हो सकता है, या इरेगुलर शेप जो जिसका कोई नाम नहीं दिया जा सकता है, या इलिप्टिकल हो सकता है। तो याद रखना, गैलेक्सी तीन टाइप की हो सकती हैं शेप वाइज अगर बात करें तो। एक तो स्पाइरल, इरेगुलर या इलिप्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट, in 2005, Spitzer Space Technology gave clear evidence that the Milky Way galaxy is a barred spiral in shape, disproving a real theory, ठीक है। क्या बोला गया इसमें कि स्पिट्जर स्पेस टेक्नोलॉजी ने क्लियर एविडेंस दिया कि मिल्की वे गैलेक्सी इज अ बार्ड स्पाइरल इन शेप। कौन दिया? स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने ये क्लियर एविडेंस दिया कि मिल्की वे गैलेक्सीज जो हों ये बार्ड स्पाइरल शेप की हैं, ठीक है। बाकी सारी थियरीज को डिस्प्रूव किया और बोला कि ये स्पाइरल ही है, ठीक है। जो हमने यहाँ पे तीन शेप की बात करा उसमें इसने प्रूव करा, किसने? स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने, कि ये स्पाइरल शेप का ही है। द यूनिवर्स इज ए कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट गैलेक्सीज, फेयर एनफ। ईच गैलेक्सी कंटेन अबाउट 100 बिलियन स्टार्स, ठीक है। यूनिवर्स जो है वो कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट गैलेक्सीज है और एक गैलेक्सी में लगभग 100 बिलियन स्टार्स होते हैं, ठीक है। स्टार आर फॉर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस इन यूनाइटेड फॉर्म, ठीक है, कॉल्ड नेबुलाई, ठीक है। तो स्टार कैसे बनते हैं? तो स्टार बनते हैं बेसिकली प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम गैस की वजह से इन यूनिफाइड फॉर्म। जब यूनिफाइड फॉर्म में हाइड्रोजन और हीलियम गैस मिलती है तो स्टार्स का निर्माण करती है, ठीक है। और ये यूनिफाइड फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम गैस को हम नेबुलाई भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। ग्रेविटेशनल फोर्स कीप्स द गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल इन ए यूनिफाइड फॉर्म, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये लोग डस्ट और गैसेस जो हैं एक यूनिफाइड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर बिहाइंड स्टार फॉर्मेशन। स्टार फॉर्मेशन के पीछे क्या क्या फैक्टर होते हैं? तो सबसे पहला फैक्टर तो वेलोसिटी होता है, देन हाई टेम्परेचर होता है, देन आता है अपना ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स फेजेस। फॉर्मेशन ऑफ स्टार के जो फॉर्मेशन होता है उसमें क्या क्या फेजेज इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक तो प्रोटो स्टार फेज आता है, ठीक है, प्रोटो स्टार फेज। देन आता है मेन सीक्वेंस स्टार फेज। सबसे पहला फेज जो होता है वो प्रोटो स्टार फेज होता है। उसके बाद मेन सीक्वेंस स्टार फेज आता है। देन मेन सीक्वेंस स्टार फेज में कुछ पॉइंटर्स देख लेते हैं। अ स्टार द साइज ऑफ आवर सन स्टेज इन दिस फेज फॉर अराउंड 9 to 10 बिलियन ईयर्स, ठीक है। एक स्टार जो हमारे सन के साइज़ का है वो इस फेज़ में, मेन सीक्वेंस स्टार फेज़ में
कितने दिन तक रहता है वो? 9 to 10 बिलियन ईयर्स तक इस फेज़ में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डेथ फेज़ के बारे में। फाइनली क्या आता है आपका? डेथ फेज़। पहला आया प्रोटो स्टार फेज़, देन आया मेन सीक्वेंस स्टार फेज़, फिर आता है इसका डेथ फेज़। डेथ फेज़ में क्या होता है? तो इसमें बेसिकली बिगिन व्हेन, डेथ फेज़ कब बिगिन होता है? जब हाइड्रोजन फ्यूल स्टार्ट गेटिंग एग्जॉस्टेड। जो स्टार के अंदर हाइड्रोजन फ्यूल होता है, जब वो एग्जॉस्ट होने लगता है तब इसका डेथ फेज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द स्टार, ये साइज ऑफ स्टार पे डिपेंड करता है। सन लाइक स्टार हैज़ अ लाइफ स्पैन ऑफ 9 to 10 बिलियन ईयर्स। एक सन लाइक स्टार जो है, एक जिसका मान लो कि एक सोलर मास के आसपास जिसका वेट हो, उसकी लाइफ कितनी होती है? लगभग 9 to 10 बिलियन ईयर्स के आसपास उसकी लाइफ स्पैन होती है। लार्जर स्टार्स हैज़ शॉर्टर लाइफ स्पैन। याद रखना कि जितना स्टार बड़ा होगा उतना ही उसका लाइफ स्पैन जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। एल्डरली फेज ऑफ स्टार, स्टार का जो एल्डरली फेज है उसके बारे में बात करते हैं। आफ्टर द मेन सीक्वेंस, ठीक है, द स्टार एंटर्स द एल्डरली फेज। जब उसका मेन सीक्वेंस फेज खत्म होता है तब स्टार जो है वो एल्डरली फेज में एंटर करता है। आउटर लेयर एक्सपैंड्स, आउटर लेयर जो है उसके बाद एक्सपैंड होता है एंड एट बिकम अ जाइंट, रेड जाइंट और रेड सुपर जाइंट। इसका जो आउटर लेयर होता है वो एक्सपैंड करता है और वो क्या बन जाता है? या तो रेड जाइंट बन जाता है या रेड सुपर जाइंट बन जाता है, ठीक है। देन फॉलोज अ एक्सप्लोजन इन द फॉर्म ऑफ नोवा और सुपरनोवा। उसके बाद ये एक्सप्लोजन करता है, ठीक है। किस फॉर्म में? या तो नोवा के फॉर्म में एक्सप्लोजन करता है या सुपरनोवा के फॉर्म में एक्सप्लोजन करता है। नेक्स्ट देखते हैं फाइनल स्टेज डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द स्टार। फाइनल स्टेज जो होता है वो मास ऑफ स्टार पे डिपेंड करता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन इट्स साइज इट कैन एंड अप इन अ ब्लैक डॉर्फ। अगर मतलब डिपेंड करता है उसके मास पे स्टार के, और उस मास पे मतलब डिपेंडिंग ऑन इट्स साइज डिपेंडिंग ऑन इट्स साइड वो एंड अप हो सकता है कैसे? एज ए ब्लैक डॉर्फ में एंड अप हो सकता है, या न्यूट्रॉन स्टार बन सकता है, या ब्लैक होल बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टार डेथ आउटकम की। स्टार का जो डेथ होता है उसका आउटकम क्या होता है, ठीक है, बेस्ड ऑन मास। सन लाइक स्मॉल स्टार्स, अगर सन लाइक स्मॉल स्टार्स की बात करें तो आफ्टर रेड जाइंट फेज द नोवा एक्सप्लोजन, after red giant phase and nova explosion, if stellar mass is less than 1.44 solar mass ends as a white dwarf या black dwarf, ठीक है। तो white dwarf या black dwarf कब बनता है? सन लाइक स्मॉल स्टार्स जब वो अपना रेड जाइंट फेज और नोवा एक्सप्लोजन फेज को पार कर लेता है और उसका मास जो होता है 1.44 सोलर मास से कम होता है, तब वो एंड अप करता है किस में? या तो वाइट डॉर्फ में या ब्लैक डॉर्फ में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मीडियम साइज स्टार की। मीडियम साइज स्टार में इसमें भी आफ्टर रेड जाइंट फेज एंड सुपरनोवा एक्सप्लोजन इफ 1.44 to 3 सोलर मासेस, ये क्या बनता है? न्यूट्रॉन स्टार मास, न्यूट्रॉन स्टार बनता है, जिसको हम पल्सर भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे सन लाइक स्टार के बारे में बात करा हमने, ये क्या क्या फेज पार करने के बाद और मास के कंडीशन के हिसाब से वाइट और डॉर्फ बनता है। जब ये रेड जाइंट फेज और नोवा एक्सप्लोजन पार कर लेता है और उसका जो मास होता है वो लेस देन 1.44 सोलर मास होता है, तो वाइट और डॉर्फ बन जाता है। और मीडियम स्टार में क्या होता है कि मीडियम स्टार में वो अपने रेड जाइंट फेज और सुपरनोवा एक्सप्लोजन को जो पार करता है और उसका जो मास होता है वो 1.44 से 3 सोलर मास के बीच होता है, तो वो क्या बनता है? न्यूट्रॉन स्टार बनता है, न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार को क्या बोलते हैं? हम पल्सर भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लार्ज साइज स्टार के बारे में। तो लार्ज साइज स्टार सबसे पहले बोलते किसे हैं? तो अगर स्टेलर मास जो है उसका लेस देन 3 सोलर मास है, यहाँ तक 1.44 to 3 सोलर मास तक की बात हो रही थी। यहाँ पे क्या है कि स्टेलर मास अगर उसका 3 सोलर मास से बड़ा है तब वो तो लार्जेस्ट स्टार में फॉल करेगा, और उसके बाद वो बनेगा क्या? बिकम्स अ ब्लैक होल। क्या बनता है? ये ब्लैक होल बनता है, ठीक है, आफ्टर सुपरनोवा एक्सप्लोजन। फेयर एनफ। तो याद रखना वाइट डॉर्फ ब्लैक डॉर्फ बनता है अगर स्मॉल है, लेस देन 1.44 सोलर मास। मीडियम साइज़ का है 1.44 to 3, तो वो क्या बनता है? पल्सर बनता है, जिसको न्यूट्रॉन स्टार भी बोलते हैं। अगर लार्ज साइज़ का है तो क्या बनता है? ब्लैक होल बनता है, ठीक है, उसका मास ग्रेटर देन 3 सोलर मास होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ चंद्रशेखर लिमिट के बारे में। इसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछता है। इन 1931 AD इंडो अमेरिकन फिजिसिस्ट सुब्रमण्यन चंद्रशेखर इन्वेंटेड द चंद्रशेखर लिमिट। सबसे पहले तो यही याद रखो कि चंद्रशेखर लिमिट का इन्वेंशन किसने किया था? कौन किया था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साहब ने करा था, ठीक है। कब करा था? 1931 AD में। कौन है ये? इंडो अमेरिकन फिजिसिस्ट है, ठीक है। चंद्रशेखर लिमिट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक है। चंद्रशेखर लिमिट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.44 टाइम्स द मास ऑफ सन। अगर पूछे कि चंद्रशेखर लिमिट क्या है तो ये बेसिकली 1.44 टाइम्स द मास ऑफ सन को चंद्रशेखर लिमिट बोलते हैं,
ठीक है। इट डिटरमाइंस द डेथ स्टार ऑफ अ स्टेज, ये स्टार का डेथ स्टेज डिटरमाइन करता है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर हमने देखा ना कि 1.4 से कम है, फिर 1.4 से 3 है, फिर ग्रेटर देन 3 है, उसके हिसाब से वो उसके स्टार का जो डेथ स्टेज है वो क्या बनने वाला है। तो चंद्रशेखर लिमिट यही करता है, क्या करता है कि डेथ स्टेट ऑफ स्टार को डिटरमाइन करता है। व्हेन स्टार एक्सीड्स दिस लिमिट, फ्री रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन आर एनर्जाइज्ड इनफ टू लीव देयर ऑर्बिट, लिविंग बिहाइंड न्यूट्रॉन, फॉर्मिंग अ न्यूट्रॉन स्टार या पल्सर, ठीक है। अगर ये चंद्रशेखर लिमिट को क्रॉस कर लेगा, इसका जो वेट है चंद्रशेखर लिमिट को क्रॉस कर लेगा, और वो फिर क्या होगा, फ्री रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एनर्जाइज हो जाएंगे इतना ज़्यादा कि वो अपने ऑर्बिट को छोड़ देंगे, ठीक है, न्यूट्रॉन को पीछे छोड़ के, और वो क्या बना देंगे, एक न्यूट्रॉन स्टार या पल्सर बना देंगे, ठीक है, जिसकी बात हमने यहाँ पे मीडियम साइज वाले में की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्स्टेलेशंस के बारे में। कॉन्स्टेलेशंस क्या होता है, कैसे होता है। तो ये बेसिकली ग्रुप ऑफ स्टार दैट फॉर्म्स एन इमेजिनरी आउटलाइन और पैटर्न ऑन द सेलेस्टियल स्फीयर इज नोन एज कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, ये बेसिकली ग्रुप ऑफ स्टार्स है। क्या करता है ये, एक इमेजिनरी आउटलाइन जो है वो फॉर्म करता है, ठीक है। कहाँ पे, सेलेस्टियल स्फीयर्स में। सेलेस्टियल स्फीयर में क्या करता है, सेलेस्टियल स्फीयर में एक इमेजिनरी आउटलाइन बनाता है ग्रुप ऑफ स्टार मिलके, जिसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं, ठीक है। पैटर्न टिपिकली प्रेजेंट्स एन एनिमल, माइथोलॉजिकल पर्सन और क्रिएचर, गॉड एंड इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या क्या ये पैटर्न बनाता है, या तो एनिमल का बना सकता है, या माइथोलॉजिकल पर्सन क्रिएशन का, गॉड का, या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट का, ये जो पैटर्न है वो रिप्रेजेंट कर सकता है। इन 1922 अ जनरल लिस्ट ऑफ 88 कॉन्स्टलेशन वाज प्रोड्यूस फ्रॉम द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। 1922 में ये 88 कॉन्स्टलेशन प्रोड्यूस हुए थे, किसके लिए, इंटरनेशनल एटॉमिक यूनियन के लिए, ठीक है। द ग्रेट बियर कॉन्स्टलेशन इज ऑल्सो नोन एज, ग्रेट बियर कॉन्स्टलेशन जो है उसको और क्या बोलते हैं, उर्सा मेजर भी बोलते हैं, बिग बियर भी बोलते हैं, और या सप्तऋषि भी बोलते हैं, ठीक है। सप्तऋषि किसको बोलते हैं, ग्रेट बियर कॉन्स्टलेशन को, याद रखना। इट हेल्प्स इन लोकेटिंग द पोल स्टार सिचुएटेड इमीडिएटली अबव द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ। क्या करता है ये कॉन्स्टलेशन, क्या करता है, हेल्प करता है हमें पोल स्टार को लोकेट करने में, ठीक है। कहाँ पे पोल स्टार सिचुएटेड होता है, वो इमीडिएटली अबव द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ सिचुएटेड होता है, ठीक है। द ओरियन नेबुला इज डिफ्यूज नेबुला इन द मिल्की वेज, ठीक है। ओरियन नेबुला क्या होता है, ये एक डिफ्यूज नेबुला होता है मिल्की वे में, ठीक है। अगर पूछे कि ओरियन नेबुला क्या होता है तो बताना कि ये डिफ्यूज नेबुला होता है कहाँ पे, मिल्की वेज में। वन ऑफ द ब्राइटेस्ट नेबुलाई एंड विजिबल टू द नेकेड आई इन द नाइट स्काई, ठीक है। ये जो ओरियन नेबुला होता है ये एक तरह का ब्राइटेस्ट नेबुला होता है, ठीक है, जो विजिबल होता है नेकेड आई से भी, कब, नाइट में, ठीक है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू सन। अगर पूछे कि सन के नियरेस्ट स्टार कौन सा है तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी से भी याद आ रहा है कि सन के प्रॉक्सिमिटी में है तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बेटेलग्यूज सेंचुरी जो है वो सेकेंड ब्राइटेस्ट स्टार है इन द कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन में सेकेंड ब्राइटेस्ट जो स्टार है वो कौन सा है, बेटेलग्यूज सेंचुरी। नेक्स्ट देखते हैं हम सेलेस्टियल मूवमेंट के बारे में, ठीक है। तो स्टार रिवॉल्व्स अराउंड द नॉर्थ एंड साउथ सेलेस्टियल पोल एंड पैरेलल टू द सेलेस्टियल इक्वेटर। स्टार कैसे रिवॉल्व करता है, कहाँ रिवॉल्व करता है, तो बेसिकली ये नॉर्थ या साउथ सेलेस्टियल पोल के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है। याद रखना, अगर पूछे कि स्टार्स जो हैं वो कहाँ रिवॉल्व करते हैं तो ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द नॉर्थ एंड साउथ सेलेस्टियल पोल्स, ठीक है, एंड पैरेलल टू द सेलेस्टियल इक्वेटर। सेलेस्टियल इक्वेटर के पैरेलल जो है ये रिवॉल्व करते हैं। द नॉर्थ एंड साउथ सेलेस्टियल पोल अपीयर्स डायरेक्टली ओवरहेड टू द अर्थ नॉर्थ एंड साउथ पोल। जो नॉर्थ एंड साउथ सेलेस्टियल पोल हैं वो कहाँ पे आते हैं, वो डायरेक्टली जो सन का नॉर्थ एंड साउथ पोल है उसके अबव होते हैं, ठीक है, याद रखना। कौन, नॉर्थ एंड साउथ सेलेस्टियल पोल्स। द सेलेस्टियल इक्वेटर के बारे में देखते हैं। ये कहाँ पे लाई करता है, ये डायरेक्टली ओवरहेड द अर्थ इक्वेटर, लाइज डायरेक्टली ओवरहेड द अर्थ इक्वेटर। सेलेस्टियल इक्वेटर कहाँ लाई करता है, ये बेसिकली डायरेक्टली ओवरहेड द अर्थ इक्वेटर पे लाई करता है। ऑलवेज स्टे परपेंडिकुलर टू द पोल्स, ठीक है। सेलेस्टियल इक्वेटर क्या होता है, ये ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पोल्स होता है। डिफाइंड टू बी इनफाइनाइटली डिस्टेंट, ठीक है। सेलेस्टियल इक्वेटर जो होता है ये इनफाइनाइटली डिस्टेंट पे होता है।
नेक्स्ट बात करते हैं गैलेक्टिक ईयर के बारे में, ठीक है। गैलेक्टिक ईयर के बारे में देखते हैं। टाइम टेकन बाई सन टू रिवॉल्व वन अराउंड द गैलेक्टिक सेंटर ऑफ मिल्की वेज गैलेक्सी इज नोन एज वन कॉस्मिक ईयर या वन गैलेक्टिक ईयर, ठीक है। किसको बोलते हैं वन गैलेक्टिक ईयर? तो बेसिकली सन को जो है गैलेक्टिक सेंटर ऑफ मिल्की वे में रिवॉल्व करने में जितना टाइम लगता है उसको वन कॉस्मिक ईयर या वन गैलेक्टिक ईयर बोलते हैं, ठीक है। लाइट ईयर देख लेते हैं। लाइट ईयर जो है सबसे पहले तो याद रखना कि यूनिट ऑफ लेंथ है, ठीक है। और लाइट ईयर होता क्या है? तो बेसिकली ये डिस्टेंस होता है जो कि लाइट एक साल में वैक्यूम में ट्रैवल कर पाती है, उसको वो वन लाइट ईयर बोलते हैं, ठीक है। अ लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल बाई लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। लाइट ईयर इज़ यूज टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स के बीच में डिस्टेंस मेजर करने के लिए लाइट ईयर का यूज़ होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं लाइट ईयर इक्विवेलेंट के बारे में कि लाइट ईयर किसके किसके इक्विवेलेंट होता है। अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 9.461 इंटू 10⁵ मीटर होता है लाइट ईयर। किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है, ठीक है। मिलीमीटर में करें तो कर ही सकते हो। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में ये बेसिकली 63.21 इंटू 10⁻³ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, ठीक है। माइल्स में कन्वर्ट करें तो ये बेसिकली 5.87 इंटू 10⁻22 माइल्स होता है, ठीक है। कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, एविडेंट होराइजन, ठीक है। ये क्या होता है? ये एक बाउंड्री होती है जो कि ब्लैक होल को सराउंड करती है, ठीक है। बियॉन्ड दिस बाउंड्री इवेंट्स कैन नॉट अफेक्ट एन आउटसाइडर ऑब्जर्वर। अगर इस बाउंड्री के बियॉन्ड चला जाए तो इवेंट जो है वो आउटसाइड ऑब्जर्वर को अफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं सिंगुलैरिटी क्या होता है। सिंगुलैरिटी बेसिकली एक स्पेस होता है, एक प्लेस होता है, ठीक है, स्पेस टाइम में, जहाँ पे ग्रेविटेशनल एरिया ऑफ सेलेस्टियल बॉडी जो है वो इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। सिंगुलैरिटी क्या होता है? ये बेसिकली प्लेस इन स्पेस टाइम वेयर ग्रेविटेशनल एरिया ऑफ सेलेस्टियल बॉडी बिकम इनफाइनाइट। ग्रेविटेशनल एरिया जो होता है सेलेस्टियल बॉडी का वो एकदम इनफाइनाइट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सिंगुलैरिटी बोलते हैं। स्ट्रिंग थियरी क्या होता है? स्ट्रिंग थियरी बेसिकली आपका proposes that all matter in the universe is composed of tiny फिर से इसको it went on the first page। तो हम बात कर रहे थे स्ट्रिंग थियरी की, ठीक है। तो स्ट्रिंग थियरी क्या होता है? स्ट्रिंग थियरी बेसिकली क्या बोलता है? proposes that all matter in the universe is composed of tiny one dimensional strings not point particles, ठीक है। स्ट्रिंग थियरी क्या बोलता है कि जितने भी मैटर हैं यूनिवर्स में वो किससे बने हुए हैं? टाइनी वन डायमेंशनल स्ट्रिंग से बने हुए हैं, ठीक है, नॉट पॉइंट पार्टिकल से नहीं बने हैं। स्टैंडर्ड मॉडल क्या बोलता है? स्टैंडर्ड मॉडल बेसिकली एक थियरी है जो क्या डिस्क्राइब करती है? 3 ऑफ द 4 नॉन फंडामेंटल फोर्स को, ठीक है। अ थियरी डिस्क्राइबिंग 3 आउट ऑफ द 4 नॉन फंडामेंटल फोर्स को डिस्क्राइब करती है क्या? स्टैंडर्ड मॉडल किसको किसको करती है डिस्क्राइब? या एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स वाला शायद मिसप्रिंट हो गया। ऑल्सो क्लासीफाइज ऑल नॉन एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है, सारे नॉन एलिमेंट्री पार्टिकल को भी क्लासीफाई करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोलर सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ वेरियस प्लैनेट, एस्टेरॉयड, कॉमेट, मीटियोर्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज कॉल्ड सोलर सिस्टम, ठीक है। सोलर सिस्टम में क्या होते हैं? बेसिकली प्लैनेट, एस्टेरॉयड, कॉमेट, मीटियोर्स और बाकी के सारे जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनसे मिलके हमारा क्या बनता है? सोलर सिस्टम बनता है, ठीक है। बात करते हैं प्लैनेट्स की। तो प्लैनेट्स के बारे में, प्लैनेट्स होते क्या हैं? ये बेसिकली सेलेस्टियल बॉडी है जो रिवॉल्व करते हैं किसके अराउंड? सन के अराउंड, ठीक है। एंड पॉजेज सफिशिएंट ग्रेविटेशनल फोर्स, और इनके पास सफिशिएंट ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है, ठीक है। दे आर करेंटली 8 इन द सोलर प्लैनेट। सोलर प्लैनेट बेसिकली 8 हैं अभी करेंटली नंबर्स में। ऑर्डर ऑफ प्लैनेट अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम सन। अगर सन से डिस्टेंस की बात करें तो ऑर्डर क्या है उनका? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इसका एक ट्रिक है कि माई वेरी अर्थी मॉम जस्ट स्वैट अंकल्स नोज, ठीक है। ऐसे याद रखना कि माई वेरी अर्थी मॉम जस्ट स्वैट अंकल्स नोज, माई वेरी अर्थी नोज जस्ट स्वैट अंकल्स नोज, ठीक है। ऑर्डर ऑफ प्लैनेट अकॉर्डिंग टू मास। मास के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं प्लैनेट का ऑर्डर क्या है। सबसे पहले अगर मास की बात करें तो सबसे हैवी जो है वो मर्क्यूरी है, उसके बाद मार्स है, फिर वीनस है, फिर अर्थ आता है, फिर यूरेनस आता है, फिर नेपच्यून आता है, फिर सैटर्न आता है, फिर जुपिटर आता है।
इसका भी कुछ ट्रिक बना के याद कर लेना, ठीक है। मास में अगर देखें, मास के ऑर्डर में तो मर्क्यूरी, मार्स, वीनस, अर्थ, यूरेनस, नेपच्यून, सैटर्न और जुपिटर, ठीक है। आई थिंक मर्क्यूरी सबसे हल्का है एंड जुपिटर इज़ द हाईएस्ट, मतलब हैवीएस्ट वन, ठीक है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। मर्क्यूरी सबसे हल्का है एंड जुपिटर इज़ द हैवीएस्ट वन। ऑर्डर ऑफ प्लैनेट अकॉर्डिंग टू देयर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। अगर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन के बारे में बात करें तो सबसे कम टाइम किसको लगता है सन को रिवॉल्व होने में, वर्सेस उसके ज़्यादा, वर्सेस उसके ज़्यादा, वर्सेस उसके ज़्यादा क्या लगता है, उसके बारे में देखते हैं। सबसे कम टाइम अर्थ सन को रिवॉल्व करने में लेता है आपका मर्क्यूरी, देन आता है वीनस, देन आता है अर्थ, देन आता है मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस, देन आता है आपका नेपच्यून, ठीक है। इसको भी कोई ट्रिक बना के याद कर लेना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सम प्लैनेट। अब कुछ प्लैनेट्स का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देख लेते हैं। मर्क्यूरी एंड वीनस हैव नो सैटेलाइट। पहले याद रखना कि मर्क्यूरी और वीनस का कोई सैटेलाइट नहीं होता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनर प्लैनेट। इनको इनर प्लैनेट भी बोला जाता है, ठीक है। वीनस इज नोन एज मॉर्निंग स्टार। वीनस को क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, और ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है, ठीक है। इसको ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। वीनस के बारे में 3 फैक्ट्स हैं, क्या, इसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, और ये ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी है। ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, अगेन ऊपर ही देख लिया हमने, वीनस। स्लोवेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम कौन सा है, नेपच्यून। यहाँ भी हमने देखा था कि अगर हम टाइम पीरियड की बात करें रिवोल्यूशन की, तो शॉर्टेस्ट जो है उसका किसका है, नेपच्यून का है। सॉरी नहीं, स्लोएस्ट प्लैनेट जो है वो नेपच्यून है। मार्स इज कॉल्ड रेड प्लैनेट। मार्स को क्या बोलते हैं, रेड प्लैनेट बोलते हैं। इसके 2 पोल्स हैं, इट हैज़ 2 पोल्स लाइक अर्थ, ठीक है। जैसे अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वैसे ही मार्स के भी 2 पोल्स हैं और इसको रेड प्लैनेट बोलते हैं। कितना टाइम लेता है, रोटेट्स इन 24 आवर, शोइंग इंडिकेशंस ऑफ सुटेबिलिटी फॉर लाइफ। मार्स पे लाइफ के सुटेबल होने का कुछ एविडेंस मिला है, ठीक है। रिंग्स आर फाउंड अराउंड जुपिटर एंड सैटर्न, ठीक है। जुपिटर और सैटर्न के बीच में के अराउंड जो है वो रिंग्स देखने को मिलती हैं। किसके अराउंड, जुपिटर और सैटर्न के बीच में। जुपिटर रिंग्स आर मेड ऑफ सिलिकेट। जुपिटर का जो रिंग है वो किससे बना होता है, सिलिकेट से। सैटर्न जो है वो आपका सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट्स लार्जेस्ट सैटेलाइट जो है सैटर्न जो है वो सबसे पहले याद रखना कि ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, और इसका जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है उसका नाम क्या है, टाइटन है, ठीक है। ये इसका टाइटन का जो साइज़ है वो सिमिलर टू मर्क्यूरी है, ठीक है। एंड इसका जो है वो डेंस एटमॉस्फियर लाइक अर्थ है। सैटर्न पे क्या है, जो है डेंस एटमॉस्फियर लाइक अर्थ भी प्रेजेंट है, ठीक है। और सैटर्न सेकेंड लार्जेस्ट है, और लार्जेस्ट सैटेलाइट इसका कौन सा है, टाइटन है, ठीक है। टाइटन का साइज़ किसके सिमिलर है, मर्क्यूरी के सिमिलर है। लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर। स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, मर्क्यूरी। ये हमने ऊपर ऑर्डर में भी देख लिया था। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इनर प्लैनेट्स के बारे में, ठीक है। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इन चारों को क्या बोलते हैं, इनर प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। अब एक एक करके इनके कुछ उसके बारे में देख लेते हैं, पॉइंट्स के बारे में। तो मर्क्यूरी जो है वो क्लोजेस्ट टू द सन है, ठीक है। और मर्क्यूरी इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। टेम्परेचर ऑन इट्स सनलिट साइड कैन सोर एज हाई एज 427 डिग्री सेल्सियस। देखो ये क्लोजेस्ट टू सन है, तो यहाँ पे जो सन साइड फेस करेगा इसका पार्ट, उसका हाईएस्ट जो टेम्परेचर हो सकता है वो 427 डिग्री सेल्सियस तक रीच कर सकता है। जबकि इसका जो डार्क साइड है, ठीक है, वो वो -270 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर एक्सपीरियंस कर सकता है। मर्क्यूरी पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वीनस का। तो वीनस जो है अर्थ का नियरेस्ट नेबर है, ठीक है। वीनस क्या है, अर्थ का नियरेस्ट नेबर है। ये क्लोजेस्ट प्लैनेट है अर्थ का, इसलिए इसको नेबर बोलते हैं। ये एक्सीडिंगली हॉट वर्ल्ड, इट इज़ एन एक्सीडिंगली हॉट वर्ल्ड। यहाँ बहुत गर्मी है, जहाँ पे टेम्परेचर जो है 480 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी पहुँच जाता है। द प्लैनेट्स थिक एटमॉस्फेयर इज composed ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कंटेन्स नॉक्सियस गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बेसिकली यहाँ पे जो थिक एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है उसमें क्या क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो कि 96% में, और इसके साथ साथ नॉक्सियस गैसेस भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। नॉक्सियस गैसेस कौन कौन सी है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया या कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अर्थ के बारे में। अर्थ को क्या बोलते हैं, क्राइडल ऑफ लाइफ बोलते हैं, ठीक है। अर्थ इज ओनली नोन प्लैनेट टू सपोर्ट लाइफ, फेयर इनफ, विथ इट्स डाइवर्स इकोसिस्टम, अबंडेंट वाटर एंड मॉडरेट टेम्परेचर। सही बात है।
मार्स द रेड प्लैनेट, मार्स जिसको रेड प्लैनेट बोलते हैं उसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ऑफन रेफर टू एज रेड प्लैनेट, ठीक है, एक्सट्रीमली क्लोज टू अर्थ, अर्थ के एक्सट्रीमली क्लोज है मार्स। इट फीचर्स अ थिन एटमॉस्फेयर, इस पे थिन एटमॉस्फेयर होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट्स सरफेस आर कवर्ड इन रेडिश डस्ट, रेडिश डस्ट से इसका जो सरफेस है वो कवर होता है, इसलिए इसको रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स रिमेन्स अनप्रूवन एज ऑफ नाउ, अभी तक इस पे प्रेजेंस ऑफ लाइफ जो है वो अनप्रूवन है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपना, ये तो इनर प्लैनेट की बात थी, अब आउटर प्लैनेट्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। आउटर प्लैनेट्स जो कि डिस्टेंस में पहले के 4 आते हैं, यहाँ पे स्टेरॉइड्स होते हैं, स्टेरॉइड बेल्ट होता है बीच में, और इधर वाले जो होते हैं उनको आउटर प्लैनेट बोलते हैं। आउटर प्लैनेट में सबसे पहले आता है हमारा जुपिटर। जुपिटर क्या है, ये लार्जेस्ट गैस जाइंट है। जुपिटर जो है वो क्या है, लार्जेस्ट गैस जाइंट है, ठीक है। जुपिटर द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज अ मैसिव रैपिडली रोटेटिंग बॉल प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ गैस इंक्लूडिंग अमोनियम रिच क्लाउड, ठीक है। इसके बारे में ये याद रखो कि सबसे पहले कि ये तो लार्जेस्ट प्लैनेट है अपने सोलर सिस्टम का, ठीक है। इसकी ये बहुत हैवी है, क्यों, क्योंकि मैसिव है। ये क्या करता है, रैपिडली रोटेटिंग बॉल प्रॉक्सिमिटी कंपोज ऑफ, इसमें क्या होता है, रैपिडली रोटेटिंग बॉल्स होते हैं जो कि प्राइमरली कंपोज होते हैं किससे, गैस से। कैसा गैस होता है इसमें, अमोनियम रिच क्लाउड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अनलाइक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जुपिटर लैक अ सॉलिड सरफेस, बाकी टेरिटियल प्लैनेट को छोड़ दो, उनके जैसा नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जुपिटर जो है वो सॉलिड सरफेस नहीं होता है यहाँ पे। सैटर्न की बात करते हैं, इसको रिंग्ड ब्यूटी भी बोलते हैं, ठीक है। सैटर्न जो है कंपोज मेनली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, बोस्ट्स अ यूनिक एंड स्ट्राइकिंग फीचर अ मैग्निफिसेंट रिंग सिस्टम, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली कंपोज किससे, सैटर्न किससे बना है, बेसिकली हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। ये क्या करता है, एक यूनिक स्ट्राइकिंग फीचर है इसका, क्या है वो, मैग्निफिसेंट रिंग सिस्टम, ठीक है। इसका एटमॉस्फेयर जो है वो 90% नाइट्रोजन और कंटेन करता है। जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है सैटर्न का, सैटर्न का जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या होता है, 90% तो नाइट्रोजन होता है। और उसके बाद मेनली चिली टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर जो है वो माइनस में जाता है, बहुत चिली होता है। यूरेनस के बारे में बात करते हैं, यूरेनस को द टिल्टेड जाइंट भी बोलते हैं, ठीक है। टिल्टेड जाइंट किसको बोलते हैं, यूरेनस को बोलते हैं। यूरेनस अ डिस्टेंस एंड फ्रीजिड प्लैनेट रैंक्स एज द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन, ठीक है। ऑर्डर में हमने देख लिया था 7th लार्जेस्ट है ये, ठीक है। वॉट सेट्स यूरेनस अपार्ट इज हाईली टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस, जो यूरेनस का जो रोटेशनल एक्सिस होता है वो बहुत ही टिल्टेड है, ठीक है। मेकिंग इट अपीयर टू रोल अलॉन्ग इट्स ऑर्बिटल पाथ, ठीक है। जिससे क्या अपीयर होता है कि ये अपने ऑर्बिटल पाथ पे क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, ठीक है। नेपच्यून के बारे में देखते हैं, नेपच्यून को डार्क एंड क्लाउड वर्ल्ड भी बोलते हैं, ठीक है। नेपच्यून को क्या बोलते हैं, डार्क एंड क्लाउड वर्ल्ड। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। तो नेपच्यून द फारदेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम फीचर्स अ डिसोलेट डार्क सरफेस कोटेड विथ फ्रोजन मीथेन। ये क्या होता है, ये सबसे पहले तो ये याद रखो कि ये फारदेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, और इसके पास डिसोलेट या डार्क सरफेस जिस पे फ्रोजन मीथेन से बना होता है, ठीक है। इट रिसाइड्स इन एक्सट्रीमली कोल्डनेस, कहाँ पे, एक्सट्रीमली कोल्डनेस में रिसाइड करता है, फार फ्रॉम द सन्स वार्मिंग रेज, ठीक है। तो ये कुछ हम अपने प्लैनेट्स के बारे में देख लिया सोलर सिस्टम के। नेक्स्ट देखते हैं सन के बारे में, एक एक करके पढ़ते हैं। सन के बारे में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सन इज़ अ गैसियस स्फीयर मेड अप ऑफ 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम, 2.5% अदर एलिमेंट, ठीक है। सन क्या है, बेसिकली एक गैसियस स्फीयर है, ठीक है। अगर पूछे लोग कि सन क्या है, तो सन इज़ अ बेसिकली गैसियस स्फीयर जो कि 71% हाइड्रोजन, 26% हीलियम और 2.5% अदर एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। कोर इज़ द सेंट्रल पार्ट, जो सन का कोर होता है वो सेंट्रल पार्ट ऑफ द सन होता है, जिसका टेम्परेचर जो है बहुत हाई होता है, विच इज़ 1.5 इंटू 10⁶ डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होता है। एट द सेंटर न्यूक्लियर फ्यूजन ऑकर्स वेयर 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कंबाइंड टू फॉर्म 1 हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। सन पे एनर्जी कैसे आती है, तो फ्यूजन से आती है। फ्यूजन क्या होता है, बेसिकली 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई मिलके और एक हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं, और उससे इनॉर्मस हीट और इनॉर्मस एनर्जी जनरेट होता है, और यही जो है वो आपका सोर्स ऑफ सन्स एनर्जी है। आउटर सरफेस ऑफ सन इज़ फोटोस्फेयर, जो सन का आउटर स्फेयर है वो क्या है, फोटोस्फेयर है, ठीक है। ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन,
सोलर इक्लिप्स के दौरान क्या होता है? वेट, फिर से समथिंग हैपन, आई डोंट नो व्हाई इट ऑलवेज गोज टू द फर्स्ट पेज। तो ये देख रहे थे हम कि आउटर सरफेस ऑफ द सन इज़ अ फोटोस्फेयर, ठीक है। आउटर सन जो है सन का, वो क्या है? फोटोस्फेयर है। ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स के दौरान क्या होता है? मून जो होता है वो अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, ठीक है। द विजिबल पार्ट ऑफ द सन ड्यूरिंग दिस इवेंट इज कॉल्ड सन कोरोना, ठीक है। सोलर इक्लिप्स में याद रखना कि यहाँ पे आपका ये सन है, ठीक है, ये आपकी अर्थ है। सन और अर्थ के बीच में क्या आ जाता है? मून आ जाता है, ठीक है। यही यहाँ पे लिखा है कि मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड सन। अर्थ एंड सन के बीच में क्या आ जाता है? मून आ जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जो ये सनलाइट यहाँ पे डायरेक्टली जो है आपकी अर्थ पे आ रही थी, बीच में अब यहाँ पे मून आ गया, तो पूरी सनलाइट तो यहाँ पे आएगी नहीं है, और कंप्लीट पार्ट ऑफ जो सन है वो विजिबल नहीं होगा। तो इसी जो सन का पार्ट है वो कुछ इक्लिप्स हो गया, कुछ कट गया, उसी को सोलर एक्लिप्स बोलते हैं, ठीक है। जो मून है वो अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, ठीक है। और जितना पार्ट विजिबल होता है ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स सन का, उसको क्या बोलते हैं? सन कोरोना बोलते हैं, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द आउटर स्फेयर ऑफ द सन इज 6000 डिग्री सेल्सियस। अगर आउटर स्फेयर की बात करें सन के, तो उसका टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पेरीहीलियन ऑन एपीहीलियन के बारे में। ये क्या होता है पेरीहीलियन एपीहीलियन, ठीक है। पेरीहीलियन के बारे में देखते हैं। अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन। अर्थ जो है वो सन के क्लोजेस्ट है। कब ऑकर होता है पेरीहीलियन? कब, जो मतलब अर्थ इज क्लोजेस्ट टू सन, पेरीहीलियन सिचुएशन कब अराइज होती है? जब अर्थ जो है वो सन के क्लोजेस्ट आ जाएगी। और वो दिन कब होता है? 3 जनवरी। तो ये एग्जाम में अगर पूछ दे कि पेरीहीलियन ऑकर्स ऑन, यू शुड बी सेइंग दैट ऑन 3 जनवरी, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है उस टाइम पे पेरीहीलियन के टाइम पे? जब अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। बहुत कम डिस्टेंस भी क्या होता है? 15.21 करोड़ किलोमीटर्स होता है। नेक्स्ट देखते हैं एपीहीलियन। एपीहीलियन सिचुएशन वो है जिसमें सन और अर्थ के बीच में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। वो कौन सा होता है? आपका 4 जुलाई होता है, ठीक है। इसमें डिस्टेंस क्या होती है? 16 करोड़ किलोमीटर्स, ठीक है, याद रखना। पेरीहीलियन कब ऑकर होता है? 3 जनवरी को। कंफ्यूज मत होना, तुम ये सोचोगे कि जनवरी में तो ठंड रहती है, तो वो तो आपका मतलब सन जो होगा वो बहुत दूर होगा 3 जनवरी को, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। पेरीहीलियन वो सिचुएशन है जिसमें अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है, ठीक है। और वो कब ऑकर होता है? 3 जून को। और एपीहीलियन वो सिचुएशन है जिसमें जो सन होता है वो अर्थ से बहुत दूर होता है, और वो सिचुएशन ऑकर करती है एक्चुअली गर्मी में, जो कि 4 जुलाई को, ठीक है। और वो डिस्टेंस क्या होता है? 4 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, यहाँ पे ये पेरीहीलियन एपीहीलियन का अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन, ठीक है। ये मार्च इक्विनॉक्स बढ़ता है आपका मार्च 20 एंड 21 को, ठीक है। दिसंबर सोलिस्टिस पड़ता है 21 एंड 22 दिसंबर को। पेरीहीलियन जो है वो 31 जनवरी को पड़ता है, जिसमें डिस्टेंस सबसे कम हो जाती है। और एपीहीलियन जो है आपका 4 जुलाई को पड़ता है, जिसमें डिस्टेंस जो है सबसे ज़्यादा हो जाती है। हाँ, ठीक है। सितंबर इक्विनॉक्स कब पड़ता है आपका? सितंबर 22 या 23 को। और जून सोलिस्टिस कब पड़ता है? जून 21 या 22 को। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने अर्थ के बारे में, ठीक है। तो अर्थ इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। पहले याद रखना कि अर्थ कितने नंबर पे है? ये 5th लार्जेस्ट है। एक्सिस इज टिल्टेड एट 23 डिग्री एंड हाफ, ठीक है। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। इट इज़ द ओनली प्लैनेट नोन टू सपोर्ट लाइफ एंड इज़ ऑफन कॉल्ड ग्रीन प्लैनेट, ठीक है, फेयर एनफ। अर्थ्स ओनली सैटेलाइट इज मून, ठीक है, पता ही है सबको। द इक्वेटोरियल डायमीटर ऑफ अर्थ इज 12,756 किलोमीटर। अगर इक्वेटोरियल डायमीटर की बात करें, इक्वेटोरियल डायमीटर की, तो 12,756 किलोमीटर है। अगर पोलर डायमीटर की बात करें तो वो 12,713 किलोमीटर है, 0.6 मान लेना। एवरेज डिस्टेंस इज 12,742 किलोमीटर। जो इसका एवरेज डायमीटर, ये तो इक्वेटोरियल डायमीटर हो गया, ये पोलर डायमीटर हो गया। पोलर डायमीटर जो है वो इक्वेटोरियल डायमीटर से थोड़ा कम है, ठीक है। और एवरेज डायमीटर जो होता है वो आपका 12,742 किलोमीटर, ठीक है। इसको फर्स्ट किसने कैलकुलेट करा था? इरेटोस्थेनस ने। इरेटोस्थेनस ने कैलकुलेट करा था क्या? एवरेज डायमीटर को, ठीक है। इतना चीज़ आप अर्थ के बारे में याद रखेंगे।
लाइट फ्रॉम द सन टेक्स अराउंड 8 मिनट एंड 20 सेकेंड टू रीच ऑन अर्थ। याद है 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में। एवरेज डेंसिटी जो है अर्थ की वो कितनी है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एवरेज रेडियस जो है अर्थ की वो क्या है 6370 किलोमीटर। टेम्परेचर जो है वो इंक्रीजेज बाई 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 32 मीटर डेप्थ एज वी गो इनसाइड द अर्थ। ठीक है, तो जैसे जैसे हम सन के अंदर जाते जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है इंक्रीज होता है। ठीक है, अगर हम 32 मीटर डेप्थ में गए तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता हुआ दिखेगा आपको। अब देखते हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ जो है वो 3 पार्ट से मिलके बना है। किससे किससे? क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और कोर से मिलके जो है हमारा अर्थ का जो पूरा इंटीरियर है वो बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये दिखाया गया है आपको कि ये सबसे अंदर जो है ये कोर वाला पार्ट है, आउटर कोर इनर कोर, ये मेंटल वाला पार्ट है। ठीक है, और ये क्रस्ट वाला पार्ट है। तो जो कोर होता है वो सबसे अंदर सेंटर में होता है, और मेंटल जो होता है बीच में, और जो क्रस्ट होता है वो ऊपरी वाला पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो मोस्ट अबंडेंट जो एलिमेंट है वो क्या है आपका ऑक्सीजन है, जो कि 46.6% है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट की बात हो रही है, नॉट ऑन द अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है, उसके बाद एल्यूमिनियम पाया जाता है, एंड देन आयरन पाया जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप ऑर्डर। ठीक है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड आयरन। ठीक है, यहाँ पे इसको पिक्चर्स में डिपिक्ट किया है कि ये जो है आपका ये इनर कोर है। ठीक है, ये वाला पार्ट ये आउटर कोर है, ये मेंटल है, अपर मेंटल है, ये क्रस्ट है। ठीक है, उनके बारे में कुछ कुछ चीज़ें दी हुई हैं। तो बेसिकली लेहमैन डिसकंटिन्यूटी पूछ लेता है कभी कभी, ये जो इनर और आउटर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यू होती है कुछ, उसको क्या बोलते हैं? आउटर कोर और मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यू होती है उसको क्या बोलते हैं? इसके तो बेसिकली इनर कोर और आउटर कोर के बीच की जो डिसकंटिन्यू होती है उसको क्या बोलते हैं? लेहमैन डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी किसको बोलते हैं? जो कि लोअर मेंटल एंड आउटर कोर के, ये आपका क्या हो गया, ये लोअर मेंटल हो गया। ठीक है, और ये आउटर कोर। ठीक है, लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में जो आपका ये लोअर मेंटल है, ये आउटर कोर है, ये इनर कोर एंड आउटर, ये इनर कोर हो गया, ये आउटर कोर, इसके बीच का जो आपका डिसकंटिन्यू था ये क्या था? लेहमान डिसकंटिन्यूटी। और सिमिलरली आउटर कोर और लोअर मेंटल, आउटर कोर और लोअर मेंटल के बीच का गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही ये आपका जो अपर एंड लोअर मेंटल के बीच के डिसकंटिन्यू होती है उसको रेपिटी डिसकंटिन्यू बोलते हैं। एंड सिमिलरली मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी किसको बोलते हैं? जो कि लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल के बीच में होती है। ठीक है, एंड कोनोराड डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? ये बिटवीन अपर एंड लोअर क्रस्ट के बीच में होती है। अपर एंड लोअर क्रस्ट के बीच की जो डिसकंटिन्यू होती है उसको कोनोराड डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, एक बार देख लेना, ये पूछ लेता है कभी कभी। नेक्स्ट देखते हैं द कॉमेट्स एंड द मीटियोर्स। द कॉमेट्स एंड द मीटियोर्स। कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स बेसिकली होते क्या हैं? तो ये बेसिकली अ मास ऑफ आइस, रॉक एंड डस्ट ड्रिफ्टिंग इन स्पेस दैट ऑफन हैज़ अ टेल। ठीक है, ये बेसिकली अ मास ऑफ आइस, रॉक एंड डस्ट होता है जो क्या करता है? ड्रिफ्ट करता है स्पेस में, जिसका ऑफन क्या होता है? एक पूंछ होता है, विच ग्लोज एज इट गेट्स क्लोजर टू द सन। जो टेल है वो ग्लो करता है जैसे जैसे सन के पास जाता है। टेल इज़ मेड अप ऑफ वाटर, डस्ट एंड वेरियस गैसियस वेपराइज्ड बाई सोलर एनर्जी। तो जो टेल होता है वो किससे मिलकर बना होता है? वाटर, डस्ट और गैसेस से मिलकर बना होता है, जो कि सोलर एनर्जी से वेपराइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड क्या होता है? एस्टेरॉयड बेसिकली इज़ अ बॉडी मेड अप ऑफ रॉक्स। ठीक है, बोथ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक दैट ऑर्बिट्स द सन, यूजुअली इन एस्टेरॉयड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। यहाँ से एक और फैक्ट निकल के आता है कि जो एस्टेरॉयड बेल्ट होती है वो किसके किसके बीच होती है? मार्स और जुपिटर के बीच में होती है। ठीक है, और एस्टेरॉयड होते क्या हैं? ये बेसिकली एक बॉडी है जो कि रॉक्स से मिलके बनी होती है। ये मेटालिक भी हो सकती है, नॉन मेटालिक भी हो सकती है, और जो सन का चक्कर लगाती है, कहाँ पे लगाती है? ये एस्टेरॉयड बेल्ट में लगाती है। एस्टेरॉयड बेल्ट होता कहाँ है? मार्स और जुपिटर के बीच में होता है। सम एस्टेरॉयड्स आर कॉमेट न्यूक्लियाई। जो कुछ कुछ एस्टेरॉयड्स होते हैं वो कॉमेट न्यूक्लियाई होते हैं, जो हमको अभी ऊपर देखा।
दे रेंजेज इन साइज फ्रॉम अ फ्यू सेंटीमीटर टू 1000 किलोमीटर। इनका जो साइज़ होता है वो फ्यू सेंटीमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं मीटेरॉइड्स के बारे में, ठीक है। एस्टेरॉइड देख लिया, कॉमेट देख लिया, मीटेरॉइड्स के बारे में देखते हैं। मीटेरॉइड्स इज बेसिकली अ रॉक ऑफन एन एस्टेरॉयड फ्रैगमेंट, ठीक है। ये बेसिकली मीटियोर्स जो होते हैं वे एस्टेरॉयड के फ्रैगमेंट होते हैं जो कि बिगर देन ग्रेन ऑफ सैंड, जो कि सैंड के ग्रेन से बड़ा होता है साइज, एंड ऑर्बिट्स, और ये भी सन का चक्कर लगाते हैं। द टर्म मीटेरॉयड रेफर टू द ऑब्जेक्ट बिफोर इट एंटर्स द एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो मीटेरॉयड टर्म है वो रेफ़र करता है उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने वाला होता है, ठीक है। मेटेरॉइड्स क्या होते हैं? एस्टेरॉयड के फ्रैगमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मीटियोर्स के बारे में। मीटेरॉइड्स मीटियोर्स क्या होता है? मीटियोर इज़ अ मेटेरॉयड दैट एंटर अर्थ एटमॉस्फेयर बिकम अ मीटियोर। जो मेटेरॉइड्स ये मेटेरॉइड्स जो है अगर अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएगा तो उसको मीटियोर बोलेंगे, ठीक है। इट बर्न्स अप एज इट ट्रैवल थ्रू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। जैसे ही एटमॉस्फेयर से ट्रैवल करता है, के थ्रू ट्रैवल करता है, ये बर्न करता है, ठीक है, जलता है। प्रोड्यूसिंग ए स्ट्रीक ऑफ लाइट, ठीक है, स्ट्रीक ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है। ए मीटियोर कैन अराइव इन अर्थ वेसिनिटी एज अ लोन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो मीटियोर है वो अर्थ की विसिनिटी में आ सकता है, कैसे? एज ए लोन ऑब्जेक्ट आ सकता है, शूटिंग स्टार के जैसे, या इन क्लस्टर फॉर्म मीटियोर शावर के जैसे वो आ सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा फायरबॉल। फायरबॉल होता क्या है? बेसिकली अ मीटियोर दैट बर्न्स एज इट ट्रैवल थ्रू आर एटमॉस्फेयर लिविंग बिहाइंड अ वेरी ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट, ठीक है। मीटियोर जो कि जलता है जब वो एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करता है, और क्या छोड़ता है? लिविंग बिहाइंड अ वेरी ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट। क्या छोड़ता है ये? ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट छोड़ता है। दिस रैदर रेयर इंफॉर्मेशन This rather rare phenomena is the result of meteoroid that is larger or denser than usual, ठीक है। ये phenomena जो होता है किसका रिजल्ट होता है? जो कि रिजल्ट होता है मेटेरॉइड्स का, जो कि लार्जर या डेंसर होते हैं यूजुअली। सम टाइम इट इज़ अ विजिबल ड्यूरिंग द डे, ये कभी कभी दिन में भी देखने को मिल जाता है। क्या? फायरबॉल। मीटियोरॉइड्स के बारे में देखते हैं। मीटियोरॉइड्स क्या होते हैं? तो मीटियोरॉइड्स आर बेसिकली अ मीटियोर डज नॉट कम्प्लीटली बर्न अप। जब एक मीटियोर जो है पूरी तरह से बर्न अप नहीं होता है, जब वो एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करता है तब, तो उसमें क्या होता है? द फ्रैगमेंट फाउंड ऑन ग्राउंड इज कॉल्ड मेटियोराइट। तो अगर जो मेटेरॉइड पूरी तरह से नहीं जल पाता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करते टाइम, तो उसमें क्या होता है कि फ्रैगमेंट जो मिलता है ग्राउंड पे उसको क्या बोलते हैं? मेटियोराइट बोलते हैं, ठीक है। रामगढ़ क्रिएटर। रामगढ़ क्रिएटर इज़ अ पोटेंशियल मीटेराइट क्रिएटर इन कोटा प्लेटू ऑफ राजस्थान। तो मीटेराइट का अगर एग्जांपल हम देखें कौन सा है? रामगढ़ क्रिएटर। रामगढ़ क्रिएटर का साइज़ क्या है? 3.5 किलोमीटर इन डायमीटर है, ठीक है। पोटेंशियल मीटेराइट क्रिएटर है। कहाँ पे है ये? कोटा प्लेटू इन राजस्थान। नेक्स्ट देखते हैं। हैले कम्स टू विजिट द प्लैनेट अर्थ एट अ इंटरवल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 76 ईयर। हैले जो है वो प्लैनेट अर्थ को विजिट करने आता है कितने इंटरवल पे? 76 ईयर के इंटरवल पे। द हैले इज अ शॉर्ट पीरियड कॉमेट। हैले होता क्या है? बेसिकली ये एक शॉर्ट पीरियड कॉमेट होता है। और कॉमेट क्या होता है? जो हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। 23 जुलाई 1995 को क्या हुआ था? हैले बॉब्स कॉमेट वॉज सीन नियर जुपिटर, ठीक है। 23 जुलाई 1995 को हैले बॉब कॉमेट जो है वो देखा गया था। कहाँ पे? जुपिटर के नज़दीक। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई एलन हैले। किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? एलन हैले के द्वारा, मैक्सिको। एंड थॉमस बॉब जो कि अरिजोना के हैं। द लास्ट नेम ऑफ दिस टू पीपल वेयर कंबाइंड टू नेम दिस कॉमेट, ठीक है। द हैले बॉब्स इज लॉन्ग पीरियड कॉमेट विच टेक्स 2534 ईयर्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन। जो हैले बॉब होता है वो लॉन्ग पीरियड कॉमेट होता है। कितना टाइम लेता है? 2534 साल लेता है ये सन के पूरा एक चक्कर लगाने में। हैले बॉब कॉमेट जो होता है वो 1000 टाइम ब्राइटर होता है हैले कॉमेट से। हैले बॉब जो होता है हैले कॉमेट से 1000 टाइम ब्राइटर होता है, इवन दो दे आर एट सेम डिस्टेंस, ठीक है। सेम डिस्टेंस पे फिर भी हैले बॉब जो होता है वो 1000 गुना ज़्यादा ब्राइटर होता है हैले कॉमेट से। द कॉमेट शूमेकर लीवी 9। कॉमेट शूमेकर लीवी 9 was discovered on 24th March 1993 by
नॉमर, यूगेन एम शूमेकर, कार्ले शूमेकर एंड डेविड लेवी। बहुत ही कॉम्प्लेक्स फैक्ट है, याद रख सको तो रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम मून के बारे में, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ इज़ अबाउट 3,84,040 किलोमीटर्स। पहले तो यही याद रखना कि मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस क्या है, 3,84,400 किलोमीटर है। एंड ऑब्जेक्ट ऑन मून इज़ 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन अर्थ ड्यू टू लोअर ग्रेविटी। ये हमको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 6 गुना वेट जो है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि मून पे ग्रेविटी कम है कंपेयर टू अर्थ। मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर। याद रखना कि मून का कोई अपना खुद का एटमॉस्फेयर नहीं है। इट्स इंटीरियर इज़ स्लिमी इन स्ट्रक्चर अनलाइक अर्थ्स लिक्विड इंटीरियर। अर्थ के अंदर जो इंटीरियर है, जो हमारा इनर कोर है, वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। बट जो मून है उसका जो इंटीरियर है वो स्लिमी इन स्ट्रक्चर है, ये लिक्विड इंटीरियर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ये अर्थ है, ठीक है। मून ऑर्बिट, मून यहाँ पे चक्कर लगाता है अर्थ का, ठीक है। लाइट इज़ रिफ्रैक्टेड बाय अर्थ एटमॉस्फेयर, या अर्थ से रिफ्रैक्ट होकर लाइट सन पे जाती है और मून यहाँ पे चक्कर लगाते रहता है। नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड लाइंस के बारे में देखते हैं, ठीक है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन के बारे में। लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है और उसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है वो देखेंगे। द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस सिचुएटेड नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड लैटिट्यूड। लैटिट्यूड होता क्या है बेसिकली, ये आपका एक तरह से एंगुलर डिस्टेंस है, ठीक है। क्या मेज़र करेगा, ये आपका इक्वेटर है, ठीक है। या तो आपका बॉडी यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इधर जाओगे तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो जो या तो नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर में प्रेजेंट हो लाइटी, ठीक है, उसका एंगुलर डिस्टेंस जो हम मेज़र करते हैं वो उसको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। इक्वेटर रिप्रेजेंट्स 0 डिग्री लैटिट्यूड। जो इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड रिप्रेजेंट करता है। When drawn at an interval of 1 degree north and south of the equator, there are a total 90 latitude lines in each hemisphere, ठीक है। अगर एक एक डिग्री के इंटरवल पे अगर हम लाइन खींचते जाएं तो क्या होगा, 90 लैटिट्यूड्स पड़ेंगे इन ईच हेमिस्फेयर, 90 डिग्री टू 90 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री साउथ, ठीक है। नॉर्थ में भी 90 लाइंस बनेंगे और साउथ में भी 90 लाइंस बनेंगे। A set of imaginary lines drawn around the earth parallel to the equator from east to west is called latitude line or parallel, ठीक है। एक सेट ऑफ पैरेलल लाइन ड्रॉ होती है, ठीक है, जो कि किसके पैरेलल होती है, इक्वेटर के पैरेलल होती है, ठीक है। और वो लाइन कैसे जाती है, ईस्ट टू वेस्ट जाती है, उसको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड लाइंस या पैरेलल्स बोलते हैं, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड लाइंस जो होता है वो कितना होता है, 111 किलोमीटर। दो लैटिट्यूड लाइन के बीच का डिफरेंस क्या होता है, 111 किलोमीटर। याद रखना, ये भी फैक्ट बहुत बार पूछा जाता है कि दो लैटिट्यूड लाइंस के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, 111 किलोमीटर। ऑल लैटिट्यूड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर बट नॉट इक्वल इन लेंथ। जो भी हमारी लैटिट्यूड लाइंस होती हैं वो पैरेलल तो होती हैं बट इक्वल इन लेंथ नहीं होती हैं, ठीक है। इक्वेटर इज़ द लॉन्गेस्ट एंड द लेंथ डिक्रीजेज टुवर्ड्स द पोल। जो इक्वेटर की जो लाइन होती है ये लॉन्गेस्ट होती है, क्यों, क्योंकि इक्वेटर वाला डायमीटर बड़ा है और जैसे जैसे हम नॉर्थ और या साउथ पोल्स की तरफ जाते जाते हैं तो लेंथ जो है वो कम होते जाता है, बट पैरेलल टू होती ही है एक दूसरे से, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं हम लॉन्गिट्यूड के बारे में, ठीक है। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड याद रखना कि इक्वेटर के पैरेलल लाइंस होती हैं। लॉन्गिट्यूड के बारे में अब देखते हैं। एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द ग्रीनविच लाइन प्राइम मेरिडियन इज़ कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। अगर हम ग्रीनविच लाइन जो है हमारी प्राइम मेरिडियन जो लाइन है उसके रिस्पेक्ट में एंगुलर डिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करें किसी भी एक प्लेस का, तो उसको क्या बोलते हैं हम, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड लाइंस आर कॉल्ड मेरिडियंस। लॉन्गिट्यूड लाइंस को मेरिडियन भी बोलते हैं। ये क्या होती हैं, बेसिकली एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं, वो जो क्या ज्वाइन करती हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल को ज्वाइन करती हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमारा ये अर्थ है, अगर इसको 3D डायमेंशन, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये आपके नॉर्थ और साउथ पोल ये तो इधर से आया जो दिखेगा, बैक साइड से भी ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है। और ऐसे ही पूरा ये एक एक डिग्री पे चेंज होते रहता है। तो ये लॉन्गिट्यूड होती क्या है, बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन होती है जो ज्वाइन करती हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल्स को। अनलाइक लैटिट्यूड ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल इन लेंथ। जैसा लॉन्गिट्यूड में लेंथ इक्वल नहीं होता था, बट लॉन्गिट्यूड में क्या होता है कि
सारे लॉन्गिट्यूड्स का जो है वो लेंथ जो होता है इक्वल होता है, बट ये पैरेलल नहीं होती है, ठीक है। लैटीट्यूड एंड लैंगिट्यूड में देख लेना कि लैटीट्यूड जो होता है वो पैरेलल होता है बट लेंथ इक्वल नहीं होता है, और दो लैटीट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है 111 किलोमीटर होता है। बट अगर हम लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करें तो इनका लेंथ इक्वल होता है बट ये पैरेलल टू ईच अदर नहीं होती हैं, ठीक है। दे कवर्स एट द पोल। द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड इंक्रीजेज एज वन मूव्स फ्रॉम पोल टुवर्ड्स द इक्वेटर, ठीक है। जो लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होने लगता है कब, जब हम पोल से इक्वेटर की तरफ मूव होते हैं। जाहिर सी बात है कि यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है और फैलेगा, तो यहाँ पे तो कॉन्फ्लुएंस है उनका नॉर्थ और साउथ पोल पे जो है इन लाइंस का कॉन्फ्लुएंस हो रहा था, यहाँ पे तो जीरो डिस्टेंस है। जैसे हम बीच में आएंगे तो इन लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होता जाता है। अर्थ मेक्स 4 मिनट टू रोटेट 1 डिग्री लैटीट्यूड, ठीक है। अर्थ टेक्स, जो अर्थ को 1 डिग्री लैटीट्यूड जो है रोटेट करने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट लगता है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। हेंस 360 डिग्री रोटेट होने में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1440 मिनट्स लगेंगे, जो कि 24 आवर्स होते हैं टू कंप्लीट 1 फुल रोटेशन, ठीक है। याद रखना 1 मिनट रोटेट होने में 4 मिनट लगता है, उसी के हिसाब से जो हम 36 डिग्री रोटेट होने में कितना टाइम लगेगा वो निकाल लिया, एंड दैट कम्स आउट टू बी 24 आवर्स, जिसमें अर्थ जो है वो अपना एक फुल रोटेशन कंप्लीट करती है। द प्राइम मेरिडियन जीरो लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड द ग्रीनविच लाइन। जो प्राइम मेरिडियन है हमारी, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रीनविच लाइन बोलते हैं, ठीक है। द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइज डायरेक्टली अपोजिट टू इट। जो 180 डिग्री वाली लाइन है वो 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट लाई करती है। प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू द फॉलोइंग कंट्री। जो प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड है वो कौन कौन से कंट्री से पास करता है उसका लिस्ट देखते हैं हम, ठीक है। वो पास करता है आपका यूनाइटेड किंगडम से, फ्रांस से, स्पेन से, अल्जीरिया से, माली से, बर्किना फासो, टोगो, घाना और अटलांटिक ओशियन से पास करता है। इसका भी कोई न्यूमोनिक या ट्रिक बना के याद कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के बारे में, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल लाइंस इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में, ठीक है। बेसिकली जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है ये यहाँ से 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है, इसके जस्ट पीछे ये 180 डिग्री है, ये यहीं से पास करता है प्राइम मेरिडियन, ठीक है। इंटरनेशनल जो डेट लाइन है वो इसी से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इक्वेटर के बारे में। तो इक्वेटर जो है वो होता क्या है, बेसिकली द इंटरसेक्शन ऑफ 0 डिग्री लैटीट्यूड एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन कहाँ पे होता है, ये गल्फ ऑफ गिनिया में होता है, जहाँ पे 0 डिग्री जो है आपका लैटीट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड दोनों जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं। कहाँ पे, गल्फ ऑफ गिनिया में, ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। कहाँ पे, अटलांटिक ओशियन में, ठीक है। याद रखना कहाँ पे 0 डिग्री लैटीट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्रॉस करते हैं, वो करते हैं गल्फ ऑफ गिनिया में, जो कि वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका में होता है, और ये अटलांटिक ओशियन में है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जो है इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन जो कि 0 डिग्री लाइन है, इसी से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जो है ये कैलकुलेट किया जाता है। तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज़ रेफर्ड टू एज द इंटरनेशनल डेट लाइन। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड वाली जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं, उसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, एंड 0 डिग्री वाली लाइन को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन बोलते हैं। देयर इज़ 12 आवर डिफरेंस बिटवीन द ग्रीनविच लाइन 0 डिग्री एंड आइडियल 180 डिग्री। सो बेसिकली जहाँ पे 0 डिग्री लाइन होती है वो वर्सेस जहाँ पे 180 डिग्री वाली लाइन होती है उसमें कितने घंटे का डिफरेंस होता है, 12 आवर्स का डिफरेंस होता है, ठीक है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेशन नेवर लाइज ऑन द इंटरनेशनल डेट लाइन ड्यू टू इट्स कर्व्ड पाथ, ठीक है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेशन जो है, जो दो लोकेशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कभी लाई नहीं करता है इंटरनेशनल डेट लाइन पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका जो पाथ है वो कर्व्ड पाथ है। टू एफिशिएंट नेविगेशन, फॉर एफिशिएंट नेविगेशन ए शिप मस्ट फॉलो लॉन्गिट्यूड पाथ टू मिनिमाइज ट्रैवल टाइम। अगर वो लॉन्गिट्यूड पाथ को फॉलो करेगी कोई भी शिप तो उसका जो ट्रैवल टाइम है वो मिनिमाइज हो सकता है। कटचल क्या है, अ टाइनी आइसलैंड नियर निकोबार आइसलैंड वॉज वर्चुअली अननोन टिल द रॉयल ग्रीनविच लेबोरेटरी, ठीक है। ये जो कच्चल है ये एक आइलैंड है नियर अंडमान निकोबार, ये वर्चुअली अननोन था कब तक, रॉयल ग्रीनविच लेबोरेटरी तक, ठीक है।
और जो आपका इक्वेटोरियल कंट्रीज़ है, इक्वेटोरियल कंट्रीज़ के बारे में देख लेते हैं। वो कंट्रीज जो इक्वेटर पे फॉल करती हैं, जिनसे लाइन ऑफ इक्वेटर क्रॉस करती है, वो कौन कौन सी है? इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, गेबॉन है, DRC है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। नेक्स्ट आता है आपका रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया, क्रिबट्टी, साउथ होम्स प्रिंसिपी। ये भी आप कोई ट्रिक बना के याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। तो बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है लाई एट 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। सो 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो होता है वो क्या होता है? आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू फॉलोइंग कंट्री। अगर ये पूछ दे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कौन कौन से कंट्री से पास करता है, तो वो ये है: ताइवान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, ओमान, UAE, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मॉरिटानिया, वेस्टर्न सहारा, बहामास और मैक्सिको। इन कंट्रीज से होके आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन क्या होती है? सेम 23.5 डिग्री जो है यहाँ पे हमने नॉर्थ लैटिट्यूड में देखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सेम 23.5 डिग्री अगर साउथ लैटिट्यूड में चले जाएँ तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है। अगेन इससे पास ये कौन कौन से कंट्री से होके पास करता है? चिले, अर्जेंटीना, परागू, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मडागास्कर एंड ऑस्ट्रेलिया से पास करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इवेंट्स के बारे में। समर सॉलिस्टिस, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सॉलिस्टिस कब पड़ता है, ठीक है। तो समर सॉलिस्टिस का सबसे पहले ये याद रखना कि पड़ता कब है, तो ये पड़ता है आपका 21 जून को, ठीक है। इस दिन पे होता क्या है? सन इज़ डायरेक्टली ओवरहेड द टॉपिक ऑफ कैंसर। इस दिन पे जो है सन जो होता है वो डायरेक्टली ओवरहेड होता है किस पे? टॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस दिन क्या होता है? लॉन्गेस्ट डे होता है। किस दिन? जून 21 को, ठीक है। टॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5। इस पे जो सनलाइट है वो डायरेक्ट पड़ती है, ठीक है। विंटर सोलिस्टिस के बारे में बात करते हैं। विंटर सोलिस्टिस सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ये किस दिन पड़ता है? 22 दिसंबर को पड़ता है। इस दिन पे होता क्या है? तो सन जो है वो डायरेक्टली ओवरहिट होता है किस पे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे। तो समर सोलिस्टिस में क्या हो रहा था कि जो सन था वो डायरेक्टली ओवरहिट हो रहा था किसके? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के, ठीक है। किसके? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। और जो विंटर सोलिस्टिस होता है, विंटर सोलिस्टिस में ये डायरेक्टली ओवरहेड होता है किसके? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के। इस दिन क्या होता है? लॉन्गेस्ट डे होता है किसमें? सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। ये रहा आपका विंटर सोलिस्टिस दिसंबर 21, ठीक है। दिसंबर 21 को जो हमने विंटर सोलिस्टिस पढ़ा 21 या 22 दिसंबर के आसपास पड़ता है, ठीक है। समर सोलिस्टिस 22 को पड़ता है, 21 जून को पड़ता है। यहाँ पे ये पिक्चर के माध्यम से आपको बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इक्विनॉक्स के बारे में, ठीक है। इक्विनॉक्स होता क्या है? तो इक्विनॉक्स इज़ द पोजीशन ऑफ अर्थ व्हेन सन रेज फॉल परपेंडिकुलरली ऑन इक्वेटर। तो जब इक्वेटर पे सनलाइट परपेंडिकुलरली पड़ता है, ठीक है, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर पे परपेंडिकुलरली सनलाइट जब पड़ता है तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स बोलते हैं, ठीक है। ऑन दिस डेज डे एंड नाइट आर इक्वल इन ड्यूरेशन अक्रॉस द ग्लोब। तो जब सनलाइट जो है वो इक्वेटर पे पड़ता है तो उस टाइम पे क्या होता है? डे एंड नाइट का जो ड्यूरेशन होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है, जो कि 12-12 घंटे का होता है, ठीक है, अक्रॉस द ग्लोब। इक्विनॉक्स किस दिन पड़ता है? 21 मार्च को वर्टिकल इक्विनॉक्स होता है, ठीक है। वर्नल इक्विनॉक्स कब पड़ता है? 21 मार्च को। एंड 23 सितंबर को पड़ता है ऑटोनॉमल इक्विनॉक्स, ठीक है। द मिडनाइट सन फेनोमेना ऑकर्स। मिडनाइट सन फेनोमेना मिडनाइट सन फेनोमेना क्या होता है? तो ये बेसिकली मिडनाइट सन फेनोमेना ऑकर्स नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये कहाँ पे ऑकर करता है? ये होता है आपका नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्कल में। कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और साउथ ऑफ द आर्कटिक सर्कल पे पड़ता है कहाँ? सदर्न हेमिस्फीयर में। याद रखना मिडनाइट सन फेनोमेना कहाँ पड़ता है? अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो नॉर्थ ऑफ आर्कटिक सर्कल के पास होता है, एंड सदर्न हेमिस्फीयर में ये साउथ ऑफ अंटार्कटिक सर्कल पे पड़ता है। इन दिस पोलर रीजन द सन रिमेन्स विजिबल फॉर 24 आवर्स ड्यूरिंग समर रिजल्टिंग इन 24 आवर्स डे लाइट, ठीक है। इन सिचुएशन में मिडनाइट सन में क्या होता है कि 24 आवर तक सन जो होता है विजिबल होता है समर में, जिससे 24 आवर्स डे लाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। जियोलॉजिकल हिस्ट्री में द प्राइमरी डिवीजन ऑफ जियोलॉजिकल टाइम आर कॉल्ड
ईयॉन्स। जो प्राइमरी डिवीज़न है जियोलॉजिकल टाइम का उसको क्या बोलते हैं, ईयॉन्स। अब ईयॉन्स जो है वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं एराज में। जो एराज हैं वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं किस में, पीरियड्स में। एंड पीरियड्स जो हैं वो इपॉक में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। तो अगर ये ऑर्डर बनाया जाए तो सबसे पहले आपका आएगा क्या, ईयॉन, ईयॉन्स। ईयॉन्स फर्दर डिवाइड होते हैं किस में, एराज में, ठीक है। एराज डिवाइड होते हैं किस में, पीरियड्स में, ठीक है। और पीरियड्स डिवाइड होते हैं इपॉक्स में, ठीक है। ये ऑर्डर याद रखना, कई बार पूछ लेता है, ईयॉन, एराज, पीरियड्स, इपॉच। द जियोलॉजिकल पीरियड इज मेजर यूनिट ऑफ टाइम ईच डिफाइंड बाई डिस्टिंक्टिव इवेंट इन अर्थ हिस्ट्री सच एज क्लाइमेटिक चेंज, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड जियोग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये जो आपका जियोलॉजिकल पीरियड होता है ये एक मेजर यूनिट ऑफ टाइम होता है जो कि डिस्टिंक्टिव इवेंट ऑफ अर्थ हिस्ट्री को डिनोट करता है, जैसे कि कोई बहुत ही बड़ा क्लाइमेट चेंज हो गया या बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ या जियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब एक एक करके देख लेते हैं पीरियड्स के बारे में। प्री कैम्ब्रियन एरा। प्री कैम्ब्रियन एरा क्या है, बेसिकली ये एक अर्लीस्ट एरा इन अर्थ हिस्ट्री। प्री कैम्ब्रियन एरा क्या है, ये अर्लीस्ट एरा इन अर्थ हिस्ट्री है। द अर्थ वॉज इनिशियली मोल्टन ड्यू टू एक्सट्रीम वोल्केनिक एक्टिविटी एंड फ्रीक्वेंट कोलिजन विथ सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। अर्थ क्या थी, इनिशियली ये मोल्टेन थी, किसके वजह से, एक्सट्रीम वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से और फ्रीक्वेंट कोलिजन की वजह से, ठीक है। वाटर वेपर बिगिन टू एक्यूमुलेट इन द एटमॉस्फेयर। वाटर वेपर जो थे वो एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट होना चालू हुए और इवेंचुअली इन्होंने क्या बना दिया, ओशियंस बना दिए। द ओनली फ्लोरा प्रेजेंट वॉज सी ग्रासेस। उस टाइम पे प्री कैम्ब्रियन एरा में अगर कोई फ्लोरा प्रेजेंट था तो वो थे बस सी ग्रासेस, ठीक है। द वार्म ओशियंस स्पिनलेस इन्वर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स बिगेन टू इमर्ज, ठीक है। उसके बाद वार्म ओशियन और स्पाइनलेस जो इन्वर्टिब्रेट्स थे वो इमर्ज होना चालू हुए आपके। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा में आपका आता है सबसे पहले कैम्ब्रियन पीरियड, फिर ओरोडोविक, फिर एक एक करके देखते हैं, ठीक है। कैम्ब्रियन पीरियड में क्या हुआ, शैलो वाइड स्प्रेड सी कवर्ड मच ऑफ द अर्थ। शैलो वाइड स्प्रेड सी जो थे वो अर्थ के मोस्ट ऑफ द पार्ट को कवर किए थे। इमरजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ स्पाइनल कॉर्ड। उस टाइम पे क्या हुआ, स्पाइनल कॉर्ड वाले ऑर्गेनिज्म का जो है वो इमरजेंस होने लगा, ठीक है। फर्स्ट वर्टिब्रेट आए हमारे एग्जिस्टेंस में, कब, कैम्ब्रियन पीरियड में, ठीक है। मार्क द बिगिनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मैरीन लाइफ। कॉम्प्लेक्स मैरीन लाइफ का बिगिनिंग कब हुआ, कैम्ब्रियन पीरियड में। फिर आता है आपका ऑर्डोविशियन पीरियड। ऑर्डोविशियन पीरियड में क्या हुआ, इसमें माउंटेन फॉर्मेशन प्रोसेस बिगिन हुआ। कब माउंटेन फॉर्मेशन प्रोसेस बिगिन हुआ आपका, ऑर्डोविशियन पीरियड में। इंटेंस वोल्केनिक एक्टिविटी होने लगी इसमें। फ्लोरा एंड फौना रिमेन रेस्ट्रिक्टेड टू द सीज। फ्लोरा और फौना जो थे वो सी तक ही लिमिटेड रहे। फिर आपका सिलूरियन पीरियड। सिलूरियन पीरियड में क्या हुआ, इसमें फर्स्ट टेरेस्ट्रियल फ्लोरा अपीयर्ड ऑल्दो ट्रू लीव्स हैड नॉट येट फॉर्म्ड। इसमें फर्स्ट टेरेस्ट्रियल फ्लोरा जो कि सी में नहीं था, प्लांट की कैटेगरी में आ रहा था, वो अपीयर हुआ, ऑल्दो उसके ट्रू लिप्स जो थे वो अभी भी फॉर्म नहीं हुए थे। डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट स्पेसिस बिगेन टू इंक्रीज। सिलूरियन पीरियड में क्या हुआ, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट स्टार्ट होने लगा, ठीक है। लार्ज स्केल कोरल रीफ डेवलपमेंट वाज डिफाइनिंग द फीचर। लार्ज स्केल कोरल रीफ डेवलपमेंट जो था वो इसका डिफाइनिंग फीचर है। नेक्स्ट आता है इसके बाद डेवोनियन पीरियड। डेवोनियन पीरियड, डेवोनियन पीरियड क्या होता है, ये मार्क्ड बाय इंटेंस टेक्टोनिक एक्टिविटी इंक्लूडिंग माउंटेन बिल्डिंग एंड वोल्केनिज्म। ये क्या होता है, बेसिकली ये मार्क करता है टेक्टोनिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी जिसमें माउंटेन बिल्ड होने लगे और वोल्केनिज्म होने लगा। इमरजेंस एंड इवोल्यूशन ऑफ वाइड वेराइटीज़ ऑफ फिशेस। डेवोनियन में क्या हुआ, फिशेस की वाइड वेराइटी का इवोल्यूशन हुआ। इसको एज ऑफ फिशेस भी बोलते हैं। डिवोनियन पीरियड को क्या बोलते हैं, एज ऑफ फिशेस भी बोलते हैं। फिर आया आपको कार्बोनिफेरस पीरियड। कार्बोनिफेरस पीरियड में क्या हुआ, द अर्थ्स टेक्टोनिक प्लेट मूव्ड एक्टिवली लीडिंग टू द असेंबली ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट्स। इसमें क्या हुआ कि आपका जो टेक्टोनिक प्लेट जो थे वो एक्टिवली मूव करने लगे और वो क्या करने लगे, असेंबली ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट, जो मिल के एक साथ कॉन्टिनेंट बनाने लगे। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया सराउंडेड बाई वास्ट ओशियन कॉल्ड पैंथलासा। यहाँ पे क्या हुआ, सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया बना जो कि सराउंड हुआ किससे, वास्ट ओशियन, जिसको पैंथलासा बोला गया। तो यहाँ पे पैंजिया और पैंथलासा दो पार्ट में डिवाइड हुआ, कब, कार्बोनिफोरस पीरियड में। फिर आता है आपको लॉरेसिया जिसमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया आते हैं, एंड गोंडवाना जिसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका आते हैं, वेयर साथ ऑफ पैंजिया।
तो बेसिकली लॉरेंसिया और गोंडवाना बना। पैंजिया टूटा तो क्या बना? लॉरेंसिया और गोंडवाना बना। लॉरेंसिया में आपके नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया है। गोंडवाना में साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। ठीक है, पार्ट ऑफ पैंजिया। अ टाइम ऑफ सिग्निफिकेंट माउंटेन बिल्डिंग, कार्बोनिफेरस पीरियड मार्क अ टाइम फॉर सिग्निफिकेंट माउंटेन बिल्डिंग। इसमें सिग्निफिकेंट माउंट बिल्डिंग स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट आता है हमारा पर्मियन पीरियड। पर्मियन पीरियड, पर्मियन पीरियड के बारे में देखते हैं। ये क्या है? कॉन्टिन्यूड जियोलॉजिकल अपहीवल है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मेजर माउंटेन रेंज इन यूरोप, यूरोप में, एशिया में और ईस्टर्न यूएसए में अप्लासियन वगैरह का फॉर्मेशन चालू हो गया। किसमें? पर्मियन पीरियड में। टेरेस्ट्रियल स्पेस इंक्रीज इन नंबर एंड डाइवर्सिटी। टेरेस्ट्रियल स्पेसीज की जो नंबर्स थे और डाइवर्सिटी थी वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, फिर आता है हमारा मीसोजोइक पीरियड। मीसोजोइक पीरियड में क्या हुआ? मीसोजोइक पीरियड भी फर्दर डिवाइडेड है अलग अलग चीज़ों में, जो प्री कैम्ब्रियन, फिर पैलियोजोइक अलग अलग में डिवाइडेड था। वैसे उसके बाद आता है मीसोजोइक एरा। मीसोजोइक एरिया में सबसे पहले आते हैं ट्रियासिक पीरियड। ट्रियासिक पीरियड क्या था? ये कार्निवोरस एक्वेटिक रेप्टाइल्स अपीयर्ड। यहाँ पे कार्निवोरस एक्वेटिक रेप्टाइल्स अपीयर हुए किसमें? ट्रियासिक पीरियड में। रिजेंबलिंग फिश इन सम फीचर, जो कि फिश से मिलते जुलते थे थोड़ा बहुत। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल मैमल इमर्ज, यहाँ पे फर्स्ट टेरेस्ट्रियल मैमल भी इमर्ज हुआ किसमें? ट्रियासिक पीरियड में। इंसेक्ट सच एज फ्लाइज एंड टर्मिट्स इवॉल्व। फ्लाइज और टर्मिट्स का इवोल्यूशन हुआ ट्रियासिक पीरियड में ही। डायनासोर ओरिजिनेटेड इन दिस पीरियड। अगर पूछ दे कि डायनासोर किस पीरियड में ओरिजिनेट हुए तो मारना है क्या? ट्रियासिक पीरियड। ठीक है, फिर आता है उसके बाद ट्रियासिक के बाद जुरासिक पीरियड। जुरासिक पीरियड सॉ द ग्रोथ इन साइज एंड डाइवर्सिटी ऑफ टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल। इसमें क्या होता है कि टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स जो होते हैं उनके साइज और वैरायटी में अपने को ग्रोथ देखने को मिलती है। किसमें? जुरासिक पीरियड में। एरियल बर्ड्स लाइक आर्कियोप्टेरिक्स इमर्ज्ड। ठीक है, एरियल बर्ड आर्कियोप्टेरिक्स इमर्ज्ड हुई, जो कि कंसिडर किया जाता है क्या? लिंक बिटवीन रेप्टाइल और बर्ड। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? ये बेसिकली लिंक है बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड का, जो कि जुरासिक पीरियड का है। ठीक है, डायनासोर डोमिनेटेड करने लगे द अर्थ ड्यूरिंग दिस टाइम। डायनासोर ओरिजिनेट हुए थे ट्रियासिक पीरियड में और जुरासिक पीरियड आते आते ये क्या करने लगे? अर्थ को डोमिनेट करने लगे। फॉसिल एविडेंस ऑफ डायनासोर इन इंडिया फाउंड एट। जो डायनासोर का फॉसिल एविडेंस है कहाँ कहाँ पे मिलता है? रायोली में मिलता है, जो कि महिसागर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात है। बारह शिमला हिल्स में मिलता है, जो कि नियर नर्मदा रिवर है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। यहाँ पे क्या मिलते हैं? फॉसिल एविडेंस मिलते हैं डायनासोर के। फिर आता है उसके बाद आपका क्रेटेशियस पीरियड। क्रेटेशियस पीरियड में क्या हुआ? पीरियड ऑफ एक्टिव जियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें एक्टिव जियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होने लगे। इसमें क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन रेंजेस सच एज रॉकीज, एंडीज एंड इस्थमस ऑफ पनामा। इस टाइप के रॉकीज और एंडीज माउंटेन्स और इस्थमस ऑफ पनामा का जो है फॉर्मेशन जो है स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद एंड ऑफ एरा मार्क्ड एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर। जो क्रिएटसस पीरियड है, क्रिएटसस पीरियड जो है वो मार्क करता है क्या? डायनासोर का एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो याद रखना कि डायनासोर इमर्ज कब हुआ था? ट्रियासिक पीरियड में। जुरासिक पीरियड में इसका जो है आपका डोमिनेंस बढ़ गया था डायनासोर का, और क्रिटेशियस पीरियड में इसका एक्सटिंक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरिया में क्या होता है? ये बेसिकली एक टर्शियरी पीरियड है जो कि डिवाइड होता है इपॉक्स में। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आता है पैलियोसीन पीरियड। पैलियोसीन पीरियड क्या है? अर्लीस्ट इपॉक ऑफ टर्शियरी पीरियड जनरली डेवलपमेंट ऑफ मैमल्स। इस पीरियड में मैमल्स का डेवलपमेंट होता है और ये अर्लीस्ट पीरियड ऑफ टर्शियरी पीरियड कंसिडर होता है। कौन? पैलियोसीन पीरियड। उसके बाद आता है ईओसिन पीरियड। ईओसिन क्या होता है? पैलियोसिन, ईओसिन। ईओसिन क्या होता है? इसमें बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ इंडियन ओशियन और अटलांटिक ओशियन स्टार्ट होता है। इंडियन ओशियन का फॉर्मेशन और अटलांटिक ओशियन का किसमें? ईओसिन पीरियड में। और इसी साइड में इसी टाइम में मेजर हिमालय ओरोजेनी माउंटेन फॉर्मेशन बिगन होता है। ठीक है, फिर आता है आपका ओलिगोसिन इपॉच। ओलिगोसिन इपॉच में क्या होता है? कॉन्टिन्यूड जियोलॉजिकल एक्सपेंशन ऑफ लैंड मासेस। ये ओलिगोसिन इपॉच में क्या हुआ कि जियोलॉजिकल एक्सपेंशन ऑफ मासेस जो था वो कंटिन्यू रहा, और इसी टाइम पे अल्प्स माउंटेन जो कि यूरोप में है उसका फॉर्मेशन चालू हुआ। किसमें हुआ? ओलिगोसिन पीरियड में अल्प्स माउंटेन का फॉर्मेशन चालू हुआ। उसके बाद आता है मियोसिन इपॉच। मियोसिन इपॉच क्या है? इंटेंस जियोलॉजिकल एक्टिविटी। मियोसिन इपॉच में इंटेंस जियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। इसमें क्या होता है? अल्प्स माउंटेन रेंज का कंप्लीशन होता है और इसमें
अपलिफ्टमेंट ऑफ ग्रेटर एंड लेसर हिमालय, इस टाइम पे ग्रेटर और लेसर हिमालय का अपलिफ्टमेंट होता है किसमें, मियोसीन इपॉच में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पैलियोसीन इपॉच। पैलियोसीन इपॉच क्या है आपका, बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ नॉर्थ सी, ब्लैक सी, अरबियन सी और कैस्पियन सी। पैलियोसीन इपॉच में आपका स्टार्ट होता है नॉर्थ सी, ब्लैक सी, अरबियन सी और कैस्पियन सी का फॉर्मेशन, याद रखना। और इसी टाइम पे जो है आपका शिवालिक माउंटेन रेंज भी फॉर्म होता है किसमें, पैलियोसीन इपॉच में। उसके बाद आता है हमारा क्वाटरनरी पीरियड। क्वाटरनरी पीरियड के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ये डिवाइड होता है दो इपॉच में, एक होता है पैलियोस्टीन इपॉच। पैलियोस्टीन इपॉच में क्या हुआ, ये बेसिकली 2 मिलियन ईयर एगो अबाउट 2 मिलियन ईयर एगो, 2 मिलियन ईयर एगो जो है ये स्टार्ट होता है क्या, पैलियोस्टीन प्लिस्टोसीन इपॉच जो है वो 2 मिलियन ईयर एगो स्टार्ट होता है और एंड कब होता है, 10,000 ईयर एगो के आसपास, ठीक है। कौन सा, प्लिस्टोसीन। ये क्या मार्क करता है मोस्ट रिसेंट आइस एज को मार्क करता है, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस ग्लेशियर फॉर्मेशन, इस टाइम पे सारे कॉन्टिनेंट जो है वो ग्लेशियर फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। 4 मेजर सब आइस एजेस इन नॉर्थ अमेरिका, जो 4 मेजर सब आइस एजेस हैं नॉर्थ अमेरिका के, वो स्टार्ट होता है इसमें। कौन सा, नेब्रास्कर, कंसन, इलिनॉइस एंड विस्कॉन्सिन। इन यूरोप ग्लेशियल स्टेजेस वेयर डिटरमाइंड बाई, यूरोप में ग्लेशियल स्टेजेस किसके द्वारा डिटरमाइन होते थे, गन्स, मेंडल, रीस, वुल्स आर क्लासिफाइड बाई अल्बर्ट पेच एंड इडोरक बुरकर। उसके बाद प्लिस्टोसिन के बाद आता है आपका हैलोसिन पीरियड, हैलोसिन इपॉच। इसमें क्या होता है, ये बिगिन होता है 10,000 ईयर एगो के आसपास, ठीक है, जब हमारा प्लिस्टोसिन ख़त्म होता है। ये मार्क बाई मेल्टिंग ऑफ आइस शीट, ठीक है। इसमें यहाँ पे आइस बनना चालू होता है प्लिस्टोसिन में, और यहाँ पे क्या होता है, मेल्टिंग ऑफ आइस शीट चालू होता है, जिससे लीडिंग टू री इमर्जेंस एंड एक्सपेंशन ऑफ फॉरेस्ट इन यूरोप। इससे क्या होता है, री इमर्जेंस एंड एक्सपेंशन ऑफ फॉरेस्ट चालू होता है कहाँ पे, यूरोप में। उसके बाद फ्लोरा एंड फौना इवॉल्व्ड इनटू देयर मॉडर्न बायोलॉजिकल फॉर्म, फ्लोरा और फौना जो है वो अपने मॉडर्न बायोलॉजिकल फॉर्म में इवॉल्व होना चालू हो देती हैं। पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सिविलाइजेशन ग्रोथ, हैलोसिन पीरियड जो है ये क्या मार्क करता है, सिग्निफिकेंट ह्यूमन डेवलपमेंट और सिविलाइजेशन ग्रोथ को मार्क करता है। फिर आता है आपका लिटिल आइस एज, ठीक है। लिटिल आइस एज कब से कब तक होता है, ये बेसिकली टाइम स्पेन बिटवीन 1300 टू 1870 AD, मार्क्ड बाई कोल्डर क्लाइमेट इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका कंपेयर टू 20th सेंचुरी। ये क्या मार्क करता है, कोल्ड क्लाइमेट जो यूरोप में है उसका और नॉर्थ अमेरिका में 20th सेंचुरी के कंपेयर में। हेयर इज़ द डेटा फॉर रॉक क्लासिफिकेशन, रॉक क्लासिफिकेशन का डेटा है। वेरी केयरफुली स्टार्टेड एंड स्ट्रक्चर इनटू द वर्ल्ड स्टाइल टेबल फॉर्मेट, ठीक है। रॉक क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले आता है हमारा इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री रॉक्स। इनका डेफिनेशन क्या है और एग्जाम्पल क्या है, बहुत बार पूछा जाता है। तो इग्नियस रॉक का डेफिनेशन क्या है, फॉर्म्ड व्हेन मोल्टेन रॉक्स, मैग्मा, लावा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज। ये कब बनता है, जब आपका मोल्टेन रॉक्स जो है, मैग्मा और लावा कूल होता है और सॉलिडिफाई होता है, तब क्या बनाता है, इग्नियस रॉक बनाता है, ठीक है। इफ़ फॉर्म्ड इनसाइड अर्थ, अगर ये अर्थ के इनसाइड फॉर्म हो जाता है तो इसको इंट्रूसिव बोलते हैं, इंट्रूसिव और प्लूटोनिक बोलते हैं। और अगर ये आउटसाइड बनता है अर्थ सरफेस के तो उसको एक्सट्रूसिव या वोल्केनिक बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। इग्नियस रॉक जो है वो अर्थ के अंदर और अर्थ के बाहर भी बन सकते हैं, जो अंदर बनते हैं उसको इंट्रूसिव, जो बाहर बनते हैं उसको एक्सट्रूसिव बोलते हैं, ठीक है। और ये बनते कैसे हैं, जब मोल्टेन रॉक्स का जो मैग्मा और लावा कूल और सॉलिडिफाई होता है तब इग्नियस रॉक बनते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, एनॉर्थोसाइट, ऑब्सीडियन, गैब्रो, ग्रेनाइट, पुमीस, लेटेनाइट, लनाइट, एंडेसाइट, स्कोरिया, बसाल्ट। फिर आता है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनता है, व्हेन एन एक्सटिंक्टिंग रॉक इज सब्जेक्टेड टू वेरी हाई टेम्परेचर और वेरी प्रेशर, ठीक है। जब कोई एक्सटिंक्ट होने वाला रॉक को सब्जेक्ट किया जाएगा किससे, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से, तब बनता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, जेनेसिस है, एंथ्रेसाइट है, सिज है, लेपीज है, लजूली है, सोपस्टोन है, ओनाकिट है, एम्फीबोलाइट है, हॉर्न्सविल है, स्कारन है, मैरिपोसाइट है, क्वार्ट्जाइट है, सुजाइट है एंड मार्बल्स है। उसके बाद आता है हमारा सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक बनता कैसे है, थ्रू द एक्यूमुलेशन एंड
कॉम्पैक्शन ऑफ मिनरल और ऑर्गेनिक मटेरियल। ये बेसिकली एक्यूमुलेशन और कंपैक्शन ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मटेरियल से क्या बनता है, सेडिमेंट्री रॉक बनता है। इसका एग्जांपल क्या है, डोलोमाइट, टफ, ब्रेसिया, कोकिना, कैशे, चर्ट, ऑयल शेल एंड डायलोमाइट, डिएटोमाइट, ये इसके एग्जांपल्स। फिर आता है हमारा वोल्केनो। ठीक है, तो वोल्केनो वाली चीज़ हम कल से चालू करेंगे, नया टॉपिक है, नया वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।